स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की 6 से 12 तक की किताबें। अभी मैं क्लास 6 की हिस्ट्री और जियोग्राफी की क्लास ले रहा हूँ और 2-3 दिन हिस्ट्री की क्लास लेता हूँ, 2-3 दिन जियोग्राफी की। ओके, ऐसे मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूँगा। तो इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री चैप्टर 4 वैदिक काल। ओके, क्लास 6 मैंने बताया था, क्लास 6 में पूरा का पूरा प्राचीन, क्लास 7 में मध्यकालीन, क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ यानी आधुनिक भारत दिया है। तो क्लास 6 वैदिक काल चैप्टर 4 में पढ़ा रहा था। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और आज सेकंड पार्ट है वैदिक काल। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम लोग आर्यों के बारे में पढ़ रहे थे, वेदों के बारे में, वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, वही चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को वैदिक कालीन समाज से पढ़ता था। ओके, वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। इकाई क्या थी? परिवार। ओके, परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था। यानी परिवार का जो मुखिया होता था, कौन होता था? वरिष्ठ पुरुष। जो पूर्वज वगैरह थोड़े उम्रदार हैं, एज ज़्यादा हो गई, अनुभवी हैं, वही परिवार के मुखिया होते थे, जिसको कुलप या गृहपति भी कहते थे। मैंने आपको बताया था। ओके, परिवार के मुखिया को गृहपति या कुलप कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। प्रारंभ में जो आर्य थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। एक तो राजा होता था, राजा, और एक पुरोहित, और तीसरा होता था अन्य जन, कबीलों में रहने वाले साधारण लोग। तो पुरोहित मैंने बताया यज्ञ वगैरह काम करवाते थे, पंडित एक प्रकार से कह सकते हैं आस के तौर पर। तो यह विभाजन उनके व्यवसाय के आधार पर था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वैश्य कहलाए। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल थे। ओके, तो पहले तो भाई जो वैदिक समाज था 3 भागों में विभाजित था: राजा, पुरोहित, अन्य जन। बाद में उनके कामों के आधार पर बांट दिया गया। यानी जो युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय कहा गया, जो यज्ञ वगैरह करते थे, पूजा पाठ करते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। और जो व्यापार वगैरह करते थे उनको वैश्य। और एक चौथा जो निम्न वर्ग माना गया इसको, वो था शूद्र कहा जाता है। लोगों की सेवा करते थे, युद्ध में हारे हुए शामिल किए जाते थे, गुलाम थे। ओके, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर ना होकर वंश के आधार पर हो गई। तो पहले ये था कि भाई कार्यों के आधार पर, मतलब एक, मान लीजिए, पहले मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब कार्य रुचि के आधार पर ना होकर वंश यानी पिता के कार्य के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति को अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। अब देखिए, समझिए, जो ऋग वैदिक काल था उसमें क्या था? मान लीजिए एक पिता है और उसके 4 बेटे हैं। एक पिता के 4 बेटे। ओके, एक पिता, उसके 4 बेटे। तो जो बेटा पूजा पाठ का काम करेगा, मंत्रों का काम करेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो बेटा व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा। जो बेटा युद्ध करेगा क्षत्रिय कहलाएगा। और जो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे घूमेगा टहलेगा, गुलामी करेगा, लोगों की सेवा करेगा, उसको शूद्र बोला गया था प्रारंभ में, ऋग वैदिक काल में, यानी कि उनके कामों के आधार पर। लेकिन बाद में क्या कहा गया, जब उत्तर वैदिक काल आया तो कहा गया, मान लीजिए कोई पिताजी हैं किसी के, उसके 4 बेटे हैं, और मान लीजिए इसका जो पिता है ये ब्राह्मण है, ओके, तो इसके जो चारों बेटे होंगे ये ब्राह्मण होंगे। भले ही वो कोई भी काम क्यों ना करे, भले ही ये सेवा करे, ये व्यापार करे, ये युद्ध करे, ये पूजा पाठ करे, लेकिन चारों के चारों बेटे क्या होंगे? ब्राह्मण ही होंगे। तो ये वंश के आधार पर होगा। क्यों? क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो ब्राह्मण थे, इसलिए आने वाली सभी पीढ़ियाँ ब्राह्मण होंगी। ये उत्तर वैदिक काल में ये नियम लागू हो गया। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, वो पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों से हमें
लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। ओके, तो उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, ऐसा नहीं था कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो भी पुरुषों के समान पढ़ सकती थी। जैसे कुछ महिलाओं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो उसमें पढ़ी लिखी विद्वान थी। लोपा, मुद्रा, घोषा, सची, ये सब विद्वान थी। ओके, तो ये सब पढ़ लिख कर ही विद्वान हुई थी, ऐसे नहीं। आर्यों के मकान जो होते थे ये घास फूस मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध, उससे बने पदार्थ, दही जिसको दध भी बोलते हैं। ओके, नवनीत जिसको मक्खन बोलते हैं, घृत जिसको घी बोलते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे खाने पीने में। अन्न में जैसे यव जिसको जौ बोला जाता है, ये भी नाम याद रखें। गोधूम जिसको गेहूँ बोला जाता है आज। ब्रीह जिसको चावल बोला जाता है, इसका प्रयोग करते थे। ओके, तो खाने पीने में दूध दही घी और उससे जो पदार्थ बनते थे दूध से, उसका प्रयोग करते थे। अनाजों में जैसे जौ का, गेहूं का, चावल का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था, तो यहाँ पर देखिए आश्रम व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया। ओके, 4 अवस्थाओं में बांट दिया कि आपके जीवन की 4 अवस्था होगी। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी, इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी, तो दूसरी अवस्था कौन सी थी? गृहस्थ। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित है, मतलब इसमें शादी विवाह बच्चे का हो जाता था। तीसरी अवस्था थी वानप्रस्थ। चौथी थी संन्यास, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था। वानप्रस्थ मतलब व्यक्ति वन में चला जाता था। और फिर एक चौथी अवस्था आती थी जिसको संन्यास कहते हैं। आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर प्राप्त करने की कोशिश करता था। संन्यास में क्या होता था? घर सबको छोड़ देता था, जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं, घर परिवार को छोड़ करके व्यक्ति क्या करता था? संन्यास धारण कर लेता था चौथी अवस्था में, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चिंतन मनन करता था। फिर यहाँ देखिए आर्यों की भाषा, तो बेसिकली आर्यों की भाषा तो संस्कृत ही थी। ओके, आर्यों की भाषा, यह कहना कठिन है कि आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। ओके, कई नस्ल के थे वो। ये इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। कौन सी भाषा? संस्कृत। यह भी यह भी अपने बदले हुए रूप में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है। तो अब जो संस्कृत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही बोली जाती है, थोड़े से चेंजिंग फॉर्म यानी बदले हुए रूप में ईरान, यूरोप, भारत में भी बोली जाती है। और यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है शब्द, ये देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है। 1 मिनट, ये देखिए। संस्कृत में हम पितृ बोलते हैं, पिताजी को मातृ बोलते हैं, माता को। अगर यही फारसी में बोलें तो पिताजी को पिदर बोलते हैं, माताजी को मादर। लैटिन में बोलें तो पाटर, माटर, फादर, मदर अंग्रेजी में। तो मतलब कुछ पितृ या मातृ जैसा ही है, लगभग सेम है। देखिए पितृ, पिदर, पाटर, फादर लगभग सेम। मातृ, मादर, माटर, मदर लगभग सेम। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है जो संस्कृति का बदला हुआ रूप है वो कई देशों में बोला जाता है यूरोप के। ओके, तो जैसे देखिए फारसी, लैटिन, अंग्रेजी। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर और दिया गया है, ये भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। गुरुकुल मतलब जहाँ पर गुरु रहते थे, और जैसे आजकल विद्यालय होते थे ऐसे पहले गुरुकुल होते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। पशुपालन, तो पशुपालन तो भाई मेन काम था आर्यों का। प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे, यानी जब प्रारंभ में आए थे तो उसमें पशु पालने का काम ज़्यादा करते थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। ओके, उस समय धन नहीं था कि पैसा बहुत ज़्यादा है और नोट रखे हुए हैं। उसमें गाय जिसके पास है, जिसके पास बैल है, माना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक था, यही यानी गाय बैल। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। ओके, वेदों में इसे अघन्या कहा गया है। तो वेदों में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? अघन्या। पड़ियो, आसपास के किसान, तो किसानों को वेदों में क्या कहा गया है? पड़ी।
यानी किसानों के लिए वेदों में पड़ी शब्द का यूज किया गया है, पड़ी। ओके, ये आसपास, हाँ, गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध होते थे। आर्य इन्हें दस्यु कहते थे। तो अब देखिए, जो युद्ध होते थे बेसिकली जब आर्य थे, तो युद्ध गायों को चुरा लेने के कारण ही होते थे, और जो गाय को चुराते थे उनको दस्यु बोला जाता था। ओके, खेती यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले तो पशुपालक थे, बाद में ये खेती का काम करने लगे। ये देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य अब गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में बसने लगे। इन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे। फिर यहाँ पर शिल्प दिया हुआ, यानी कुछ लोग वो बनाते थे कला से संबंधित। ओके, मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। शिल्प देखिए, आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय, जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ बनाना, ओके, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। यानी धातुओं के कुछ वस्तु बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। धातु को अयस कहा जाता था उसमें, अयस। ओके, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। ऋग वैदिक काल में इन्हें तांबा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, कथन और कारक में क्वेश्चन दे सकता है कि क्या ऋग वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था? बिल्कुल भी नहीं। उनको कब पता चला? उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में नहीं पता चला, उत्तर वैदिक काल में उनको लोहे का ज्ञान हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्रों का, इनकी गतियों का ज्ञान था। ओके, थोड़ा बहुत इनको एग्जैक्ट तो एकदम नहीं मालूम था, लेकिन जो भी इनकी जानकारी थी इनको था। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्रों की गतियों का इनको ज्ञान था। वे ज्यामितीय आकृति से परिचित थे। जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती, ट्रायंगल वगैरह, उनको भी थोड़ा बहुत ये जानते थे। ये देखिए, कुछ यहाँ पर अंतर दिया हुआ है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो जैसे ऋग वैदिक काल में जीवन गतिशील था, मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा भागते ही रहते थे। स्थायी नहीं था उनका निवास। राजा का पद वंशानुगत था। वर्ण व्यवस्था नहीं थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। अब यही उत्तर वैदिक काल में देखिए तो जीवन स्थायी हो गया, मतलब एक स्थान पर रहकर अपना समय बिताने लगे। उनका निवास स्थायी हो गया। ओके, राजा का पद वंशानुगत हो गया। वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। ये सब इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, कुछ त्योहारों के बारे में दिया गया है। रामायण, महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। ओके, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि रामायण की रचना किसने की है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है दशहरे के समय। ओके, यहाँ पर देखिए, ये दशहरे का चिन्ह है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इस महाकाव्य में कुरुवंश के कौरवों और पांडुवंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट देखिए और भी जानिए। ये देखिए, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। ओके, ध्यान में रखिए। फिर देखिए, दूसरा पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता थी वैदिक काल से पूर्व। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। और अब ध्वनियों का प्रयोग होने लगा था। ओके, अब ध्वनियों का प्रयोग होने लगा था, अक्षरों का प्रयोग होने लगा था। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे थे। पहले कोई चीज़ बताना होता था तो चित्र के माध्यम से बताते थे, लेकिन अब अक्षर, शब्द, वाक्य आने लगे। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना यज्ञ के विधान, क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद से अपने को ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी जो वेद होता है उसके भी भाग होते हैं। ये वेद है तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ओके, यानी वेदों को समझने के लिए।
उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता था। इनकी संख्या 108 है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। इनको वेदांत भी कहा जाता था, यानी वेदों के बाद इनको पढ़ा जाता था। वेदों के बाद इनकी रचना हुई वेदांत। फिर देखिए यहाँ पर भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। ये भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से। फिर यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दी हुई है, शब्दावली, इम्पॉर्टेंट है भाई। जघन्या किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था, जघन्या जिसका वध न किया जाए, अर्थात गाय को कहते थे। ओके, वैदिक साहित्य है, उसमें जघन्या किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। दो आब मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र होता है। वंशानुगत मतलब पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होने वाला अधिकार। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, वैदिक काल। और अगर ये चैप्टर, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिए।